बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एंड मैट्रिक फिज़िक्स चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम यहाँ पे जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन सुनिए, फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ उसको। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी एंड देयर डायरेक्शन आर पैरेलल, दे आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, ये फोर्स अप्लाई हुई, बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ पे एक और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये इधर एक और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये मैं इनको नाम दे देता हूँ। ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। एफ ए, एफ बी, एफ सी एंड एफ डी, ये चारों फोर्सेस आर पैरेलल फोर्सेस। अगर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल में लग रही हैं, मीन्स कि मैं भी एक दीवार को इस धिक्का लगाता हूँ एक डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जितने भी अफराद हैं, दो हाथों से जब मैं किसी चीज़ को धिक्का लगाऊँ तो ये दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये हम इन दोनों फोर्सेस को पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। अब पैरेलल फोर्सेस दो तरह की होती हैं, एक होती हैं लाइक पैरेलल फोर्स और दूसरी होती है अनलाइक बहुत आसान है दोनों को समझने के लिए। ये डायग्राम कोई फॉलो करें तो एफ ए एंड एफ बी आर लाइक पैरेलल फोर्सेस, जबकि एफ बी और एफ सी एंड एफ ए एंड एफ डी और एफ सी कोई भी ले लें, ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। यानी कि ये दोनों एफ ए और एफ बी दोनों पैरेलल भी हैं और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों को हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। एफ सी और एफ डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस। बट एफ ए और एफ सी दोनों हैं तो पैरेलल, बट एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाते हैं। इसी तरह एफ ए और एफ डी भी एक दूसरे के लिए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, और इसी तरह एफ बी जो है वो भी इन दोनों के लिए अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है बेटा। अच्छा, इनका रिजल्टेंट मालूम करने के लिए, रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने के लिए लाइक पैरेलल फोर्सेस में जो है F बराबर होगा F1 प्लस F2, दोनों को प्लस कर दें, आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। जबकि अनलाइक के अंदर F मालूम करने के लिए F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 कर देंगे, यानी कि दोनों फोर्सेस का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतनी एक्सिस ऑफ रोटेशन,
एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? व्हेन अ बॉडी रोटेट फ्रीली एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट जब कोई बॉडी फ्रीली किसी पॉइंट के अगेंस्ट रोटेट कर रही हो तो हम उसे उस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जिससे हम फोर्स अप्लाई करें डोर किसी दरवाजे के ऊपर तो वो रोटेट करने लग जाता है, रोटेट करता है, ना कि वो पूरे का पूरा किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा हो, वो अपने एक एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा होता है। तो ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। अगला टॉपिक टॉर्क है। Turning effect of a force about the axis of rotation. The turning effect produced by a force of given magnitude and direction depend upon the positive or of the line of the action of force. जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो रोटेट होता है, जो टर्न होता है, उस टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क मीन जो दरवाजे पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो मूव कर रहा होता है। अब उस पर कितना टॉर्क लगे, फोर्स नहीं, कितना टॉर्क अप्लाई हो कि ये मूव होगा। अब वो टॉर्क जो है डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, एक मूवमेंट आर्म और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ऑफ द फोर्स, मूवमेंट आर्म क्या है और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या है। देखिए, आपके पास एक दरवाज़ा है जिस पे आप फोर्स अप्लाई करके इसको मूव करना चाहते हैं, जबकि ये इसका रोटेटिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, आप इधर फोर्स लगाना चाहते हैं। अब अगर आप इसको दरवाजे को जितने करीब से पकड़ के रोटेट करने की कोशिश करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बानिस्बत आप इसको दूर से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें। आप दरवाजे को जिस पॉइंट के ऊपर वो रोटेट हो रहा है उसके जितने करीब जाके उसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस पर आपकी फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी, और जितना दूर जाके आप अप्लाई करेंगे उतनी कम फोर्स अप्लाई होगी। यानी कि ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस फिक्स पॉइंट से जहाँ पे वो कोई भी चीज़ रोटेट हो रही होती है। तो मोमेंट आर्म कहता है कि इसको है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज़ कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स। यानी ये वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप जितना लोगे दूर वो आपका मूवमेंट आर्म कहलाता है। यानी कि एक ये मूवमेंट आर्म, अगर आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो मूवमेंट आर्म यहाँ से यहाँ तक हो गया। अगर आप फोर्स दूर से लगा रहे हो, जिधर फोर्स लग रही है आपकी जिस जगह पे, वो आपका मूवमेंट आर्म है। दूसरा वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं। और इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट आर्म, सॉरी ये वो टॉर्क कहते हैं इन दोनों के। और ये टॉर्क का सिंबल है, इसका फार्मूला होता है F/d। डी मूवमेंट आर्म, F मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। मैं आपको फिर बता चुका हूँ, फोर्स से डिपेंड करेगी। जितना आप ये लोग अगर करीब लगाओगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, दूर करके लगाओगे तो फोर्स कम लगेगी। तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। यूनिट इसका होता है न्यूटन मीटर। ये फार्मूला है, टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, और न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट। अगला टॉपिक है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। वो पॉइंट जहाँ पे कंप्लीट बॉडी का वेट एक्ट कर रहा हो। एग्जाम्पल देखिए, ये मोबाइल फ़ोन है, इसको मैं एक फिंगर के ऊपर अगर उठाना चाहूँ तो मैं इसको उस जगह पे फिंगर को रखूँगा
जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर मैं इसको इस जगह पे रखता हूँ जहाँ पे कैमरे वाले देखें मोबाइल गिर जाएगा, इधर रखता हूँ तब भी गिर जाएगा, इस कोने पे रखता हूँ फिंगर तब भी। ये सिर्फ फिंगर की एक वाहिद जगह ऐसी होगी, इसका बिल्कुल सेंटर, जहाँ पे मैं इसके उधर फिंगर रखूँगा तो वो मोबाइल देखें थोड़ा सा बैलेंस होने की कोशिश कर रहा है और वो गिर नहीं रहा। तो ये जहाँ पे ये फिंगर आई, इस जगह पे मोबाइल का कंप्लीट वेट एक्ट कर रहा है और इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। डिफरेंट बॉडीज़ का डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर मैं फ़ुटबॉल की बात करूँ तो देखो, प्लेयर्स फुटबॉल को फिंगर के ऊपर रोटेट कर रहे होते हैं, स्पिन कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह कि वो फिंगर को उस जगह पे फिट कर देते हैं जहाँ पे उस बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंटर होता है बॉडी का। ठीक है, इसको मालूम करने के हमारे पास अच्छा डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट जगह सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ होती हैं और उनको मालूम करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अभी हम फिल वक्त इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अगला टॉपिक जो है वो हमारा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? When the resultant of all forces acting on a body comes to zero, the body is said to be a state of equilibrium। या फिर अगर कोई बॉडी रेस्ट की फॉर्म में तो वो हमेशा रेस्ट की फॉर्म में रहे, और अगर वो मोशन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या स्पीड के साथ वो कंटिन्यूसली मोशन की फॉर्म में रहती है, तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये तभी पॉसिबल है कि यूनिफॉर्म स्पीड में कोई चीज़ चले जब उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाए, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाती है। इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होना लाजमी नहीं कि वो रेस्ट की फॉर्म में। इक्विलिब्रियम की फॉर्म वो फॉर्म होती है जब आपकी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाए, चाहे वो बॉडी रेस्ट की फॉर्म में हो चाहे वो बॉडी मोशन की फॉर्म में हो। देखिए, ये मोबाइल फ़ोन इस टेबल के ऊपर रेस्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ, वजह इस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है जो इसको ज़मीन की तरफ अपनी तरफ खींची है ज़मीन। दूसरा, इसके ऊपर टेबल की नॉर्मल रिएक्शन पड़ रहा है जो इसको नीचे गिरने नहीं जा दे रहा। दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई तो इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया? ज़ीरो, जिसकी वजह से ये रेस्ट की फॉर्म में है। इसी तरह अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर किसी बॉडी को मूव कर दे तो वो कंटिन्यूसली मोशन की फॉर्म में, यूनिफॉर्म मोशन की फॉर्म में रहेगी, बिकॉज उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो इक्विलिब्रियम क्या है? जब रिजल्टेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है, जो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, उनका रिजल्टेंट जो है ज़ीरो हो जाए तो हम कहते हैं ये बॉडी किस फॉर्म में है? इक्विलिब्रियम फॉर्म में। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और स्टैटिक ये क्या है? स्टैटिक, जब बॉडी रेस्ट की फॉर्म में होती है तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होती है, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड की फॉर्म में होती है तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। याद रखिएगा, बॉडी इज सेड टू एट रेस्ट इज सेड टू बी अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line is called to be a dynamic equilibrium। क्लियर है बेटा? इसकी दो टाइप्स हैं, ये दोनों क्या हैं? इसकी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हैं ये। फिर दो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। क्या है कंडीशन? पहली कंडीशन, किसी भी बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाए। समेशन F इज इक्वल टू ज़ीरो। समेशन F का मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस।
चाहे वो एक्स एक्सिस पे हों चाहे वो वाई एक्सिस पर ही हों, तमाम फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो हो जाए तो हम कहते हैं, ये इसकी पहली कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ़ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। उसे लाजमी ज़ीरो होना चाहिए। इसी तरह दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला तमाम टॉर्क का सम भी, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड, पहली बात है वो टॉर्क जो है किसी भी चीज़ को एंगुलर मोमेंटम जो है उसके लिए यूज़ होता है। टॉर्क, द बॉडी इज सेड टू बी अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ द सम ऑफ ऑल टॉर्क और मोमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। किसी भी बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क का सम भी अगर ज़ीरो हो जाए तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम फॉर्म में होती है। ठीक है, ये दो कंडीशन है, फोर्सेस भी और टॉर्क। इसके बाद टाइप्स, कंडीशन और उसके बाद स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तीन स्टेट होती हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? ये कैलकुलेटर की फॉर्म। आप थोड़ा सा इसको स्लाइटली सा मूव करें और छोड़ दें, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्लाइटली सा मूव किया, ओह सॉरी ज़्यादा हो गया, स्लाइटली सा मूव किया और छोड़ दिया, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्लाइटली सा मूव किया और छोड़ा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। स्टेबल इक्विलिब्रियम। Our body is said to be a stable equilibrium if it comes back to its original position when it is slightly displaced। जब हम इसको हल्का सा डिस्प्लेस करें तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, इसे हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर स्लाइटली सी डिस्टर्बेंस के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता तो इसे हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? A body is said to be a neutral equilibrium if on being slightly displaced it does not come back to its original position but occupy a new position similar to original position। ये पेंसिल स्लाइटली से मूवमेंट के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया, लेकिन उसने नई पोजीशन और बिल्कुल वैसे ही कर ली, हमें पता ही नहीं चला कि ये मूव हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज इस पोजीशन को हम न्यूट्रल पोजीशन कहते हैं कि वो अपनी स्लाइटली से मोशन के बाद ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आता, नई पोजीशन ले लेता, लेकिन वो बिल्कुल वैसी होती है जैसी उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। ग्लास को मूव कर लें, कोन को मूव कर लें, इस तरह, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तीन स्टेट थी इक्विलिब्रियम। टाइप्स डायनेमिक और स्टैटिक। मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में तो डायनेमिक, रेस्ट में है तो स्टैटिक। कंडीशंस दो हैं, तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो जाए तब भी, ये एक कंडीशन। ये दूसरी है कि तमाम टॉर्क अप्लाई करने वाले तमाम टॉर्क जो है उसका भी सम ज़ीरो हो जाए, तो ये दो कंडीशन आ जाती हैं। तीन स्टेट्स हैं, स्टैटिक स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल स्लाइटली से डिस्प्लेसमेंट के बाद वापस बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाए, स्टेबल पोजीशन है। स्लाइटली से डिस्टर्बेंस के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आए, अनस्टेबल है। और न्यूट्रल यानी कि वो स्लाइटली से डिस्प्लेसमेंट के बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आता, लेकिन नई इख्तियार करने वाली पोजीशन भी वैसे ही होती है जैसी कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, तो ऐसी पोजीशन को हम न्यूट्रल कहते हैं। इस तरह ये चैप्टर 6 की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में। ठीक है बेटा, आज के लिए बस अल्लाह हाफ़िज़।